हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि जो क्लास नाइन्थ का सिलेबस है 2026 का एसएसटी का, वो कब लॉन्च होगा, मतलब इसकी बुक कब आएगी। टॉपिक ही है हमारा वीडियो का कि वेयर इज एसएसटी बुक कहाँ है, जिसमें हम ये तो जानेंगे कि बुक कब आएगी और साथ में हम समझेंगे कि इस जो बुक लॉन्च होगी उस बुक में क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार एनसीईआरटी की वेबसाइट पर ले जाके आपको बता देता हूँ कि इसकी टेक्स्ट बुक रिलीज हुई कि नहीं। तो सबसे पहले आपको अपने टाइप करना है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट। आप खुद अपने से देख सकते हो और यहाँ पे फर्स्ट पेज को सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आप देखेंगे क्लास नाइन्थ, ये है नाइन्थ, और आपका सब्जेक्ट एसएसटी सोशल साइंस हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे किसी भी बुक का कोई टाइटल नहीं आ रहा है। इस बुक का देखो, ये सिलेक्ट बुक टाइटल कोई भी शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है, एरर दिखा रहा है, मतलब अभी आपकी बुक नहीं आई है। और हम देखते हैं, देखो फॉर एग्जांपल हम साइंस की बुक देखते हैं, ये बुक टाइटल ये साइंस का बुक एक्सप्लोरेशन, मतलब ये बुक आ गई है। और इसमें कितने चैप्टर हैं ये देखिए, यहाँ पे 13 चैप्टर हैं। तो ये साइंस की बुक तो लॉन्च हो गई है लेकिन एसएसटी नहीं आई है। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो आपकी बुक आएगी वो कब आएगी और क्या अपडेट है और सिलेबस में क्या क्या रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपका सिलेबस रहेगा जो कि एनसीईआरटी की वेबसाइट पे है। इससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो बुक कब लॉन्च होगी। तो यहाँ पे देखिए, देखो जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी न्यूज़, उसके अकॉर्डिंग जो कुछ बुक हैं वो रिलीज हो गई हैं। और जो एसएसटी की बुक है ना, एसएसटी बुक इन फाइनल स्टेज, वो फाइनल स्टेज पर है। द न्यू बुक ऑफ सोशल साइंस बुक इन द फाइनल प्रिंट स्टेज, मतलब फाइनल प्रिंटिंग स्टेज पर है, जो कि प्रिंट भी हो चुकी है। प्रिपेयर्ड एज पर NEP 2020 एंड NCF 2023, मतलब जो बुक प्रिपेयर्ड हो रही है ना, वो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 एंड NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023। ये दोनों क्या करता है, जो NEP बुक एडॉप्ट करेगी ना, इसके अकॉर्डिंग करेगी NEP 2023। एक अलग वीडियो में आपको बता दूंगा कि NEP क्या है और NCF क्या है। तो देखो, द न्यू बुक इज़ प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू NEP 2020 एंड NCF, तो इसके अकॉर्डिंग ये बुक प्रिपेयर हो गई है। और ये कब आएगी, अभी इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। जितने भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो ना, वो आपको बताएंगे कि ये जून में आएगी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी ये जून में तो आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी स्कूल ओपन हो गए हैं, जुलाई से बच्चे जाने लगते हैं, जून के एंड में भी। तो द सोशल साइंस बुक इज़ ऑलमोस्ट प्रिंट रेडी एंड विल बी आउट वेरी सून, ये है। और आपके लिए एडवाइस क्या है, अगर अभी आपके पास बुक नहीं है तो कंटिन्यू योर स्टडी फ्रॉम द करेंट बुक। जो भी आपके पास बुक है, मतलब ओल्ड बुक है जिसमें फ्रेंच रेगुलेशन वगैरह है, तो नॉलेज के लिए आप ये पढ़ सकते हो। और ज्योग्राफी में पुराना सिलेबस है तो उसके लिए आप पढ़ सकते हो। और मैं आपको अभी से क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप वो वीडियो देख के भी अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो। द न्यू एसएसटी बुक PDF विल बी अवेलेबल ऑन एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट सून आफ्टर रिलीज, तो रिलीज़ के बाद ये बुक आएगी। ओके, ये तो हो गया अपनी वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं कि जो बुक आएगी उसमें क्या क्या होगा, मतलब कि जो करिकुलम है सिलेबस उस बुक में क्या क्या रहेगा पढ़ने के लिए, कितने पोर्शन हैं, कितने पार्ट हैं बुक के, ये सब हम देखते हैं अभी। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। तो ये देखिए, सोशल साइंस सब्जेक्ट क्लास नाइन्थ। तो आपकी जो बुक है ना, उसमें क्या क्या रहेगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया सिलेबस है ये देखिए आप। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें इस बुक में जो आपकी एसएसटी की न्यू बुक आएगी, इसमें 2 पार्ट रहेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं थीम, मतलब चैप्टर नेम। सबसे पहले देखो इसमें क्या है, कितने चैप्टर रहेंगे। पार्ट फर्स्ट में देखो 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 चैप्टर रहेंगे पार्ट 1 में। और यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट होगा। 7 8 9, सॉरी 9 चैप्टर रहेंगे और पार्ट 2 स्टार्ट होगा यहाँ से। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं पार्ट फर्स्ट को। इसमें क्या क्या है ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो चैप्टर फर्स्ट है वो क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। इसमें हम सोशल साइंस को समझेंगे, मतलब 4 आवर का टॉपिक रहेगा ये, जिसमें आउटलाइन क्या रहेंगी, कॉन्सेप्ट, मतलब ये हेडिंग रहेंगी आप जिनको हम समझेंगे डिटेल में, जैसे मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, स्कोप, रिलेवेंस ऑफ सोशल साइंस, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव।
यानी हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ईस्टर्न कल्चर से रिलेट करके देखेंगे कि सोशल साइंस का कितना इम्पोर्टेंट है इंडियन पर्सपेक्टिव में। ओके, और लर्निंग आउटकम क्या होंगे इसमें? स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ स्टडिंग सोशल साइंस टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। मतलब लर्निंग आउटकम में हम क्या समझेंगे इसमें? सोसाइटी को समझेंगे। मोस्टली जो सोशल साइंस रहता है उसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से और इकोनॉमी एंड गवर्नेंस से रिलेट कर पाएँ। ओके, तो इसमें आप एनवायरनमेंट समझोगे, इकोनॉमी, हाउ इंडियन इकोनॉमी वर्क, गवर्नेंस समझोगे। ओके, और एक्सप्लेन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक आर डिसिप्लिन्स एंड रिकॉग्नाइज देयर इंटरकनेक्शन, हाउ दे आर इंटरकनेक्टिंग ईच अदर। कैसे हम मतलब जो सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक कैसे आपस में इंटरकनेक्ट हैं। ओके, ये हम सब समझेंगे इसमें। तो ये लर्निंग आउटकम रहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा, शेपिंग ऑफ द अर्थ। अब ये ज्योग्राफी का आ गया। फर्स्ट था आपका काय का, ये आपका हिस्ट्री का था, और ये रहेगा आपका शेपिंग ऑफ द अर्थ। इसमें क्या रहेगा शेपिंग ऑफ द अर्थ में? मतलब अर्थ कैसे बनी है, स्ट्रक्चर क्या है। देखो, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स ऑलरेडी आपने 7th क्लास में पढ़ी हुई है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक आप पता है कि अर्थ है, अर्थ के इनर पार्ट में प्लेट्स हैं, और जब प्लेट मूवमेंट करती हैं तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक अर्थक्वेक, लैंड फॉर्म्स, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ यू नो अबाउट ऑलरेडी। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, देयर आर 3 पार्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मेंटल कोर, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो ये सब फिर से हम पढ़ने वाले हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ऑलरेडी आप 6-7 में पढ़ चुके हैं। रोल ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग पढ़ोगे, जैसे सॉइल इरोजन है, एजेंट्स, व्हाट इज एजेंट, द द ऑब्जेक्ट विच इज अ हेल्प ऑफ इरोजन, जो इरोजन करने में हेल्प करते हैं वो एजेंट कहलाते हैं, लाइक वाटर, एयर। और इसमें हम ये पढ़ेंगे ग्रेडेशन, रिवर, वेव्स एंड करेंट्स, विंड, ग्लेशियर एंड अंडरग्राउंड वाटर। लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म होती हैं, जैसे कि प्लेन्स, प्लेटू एंड माउंटेन्स। ओके, और डिजास्टर, डिजास्टर देयर आर 2 टाइप ऑफ डिजास्टर, मैन मेड एंड नेचुरल। नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, एवालेंसेस, ग्लेशियर, लैक ऑफ ऑब्स्ट्रक्ट फ्लड, ओके, एंड डस्ट स्टॉर्म्स। ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, यही उसके लर्निंग आउटकम रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, ये भी 7 आवर का टॉपिक है। ये का है ज्योग्राफी का। इसमें क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, सीजन ऑफ इंडिया एंड मानसून। ऑलरेडी मतलब एक तरह से आपको जो बुक है ना वो NEP 2023 को फॉलो कर रही है, और इसमें अच्छे टॉपिक दिए हैं जो कि UPSC एग्ज़ाम, MPPSC, एनी अदर स्टेट एग्ज़ाम में भी पूछे जाती हैं। तो बहुत डीप नॉलेज मिलने वाली है इस बुक से आपको, तो बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए। ऑलरेडी हम क्लास प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट में क्या क्या दिया है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, कैसे एटमॉस्फेयर बना है। जैसे आपको पता होगा प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ाई की, देयर आर 5 और 6 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लाइक स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, दिस वन। ये सब आप फिर से पढ़ोगे। एलिमेंट्स ऑफ वेदर, वेदरिंग करने में कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं, क्लाइमेट एंड सीजन, इंडिया एंड मानसून। इंडियन पर्सपेक्टिव्स से भी हम समझेंगे मानसून को। ओके, वर्ल्ड लेवल पे भी समझेंगे, क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, कार्बन फुटप्रिंट, ये सब आप इसमें समझने वाले हो। थर्ड, नेक्स्ट 4 में क्या आ जाएगा आपका, अर्ली ह्यूमन्स एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। ये इसमें हम पहुंच गए, मतलब एक तरह से प्री हिस्टोरिक एज में पहुंच गए हम। अर्ली ह्यूमन्स की, जो पुराने ह्यूमन्स थे, उसके बाद सिविलाइजेशन का कैसे बिगिनिंग हुआ है। ओके, तो हम देखते हैं कल्चरल डेवलपमेंट फ्रॉम 2 मिलियन ईयर एगो, आज से 2 मिलियन ईयर एगो। 2 मिलियन मीन्स हाउ मच, कमेंट करके बताइए 2 मिलियन कितना होता है। 1 मिलियन इक्वल 10 लाख, 2 मिलियन मतलब 20। ओके, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, पैराडाइजेशन, आर्कोलॉजिकल एजेस, ये हम समझेंगे। अर्ली ह्यूमन्स कौन, प्रिमिटिव मैन, और उसके बाद जब इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह ये थी, तो ये सब इसमें समझेंगे हम। और अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, पैराडाइजेशन, कैसे हमने हिस्ट्री का पैराडाइजेशन किया है समझने के पर्सपेक्टिव से। आर्कोलॉजिकल एजेस समझेंगे हम। हु आर ह्यूमन्स एंसेंटर्स, ह्यूमन के एंसेंटर्स कौन थे, मतलब हमारे पूर्वज कौन थे इंसानों के। पैलियोलिथिक, हंटर गैदरर एंड यूज़ ऑफ स्टोन टूल। पैलियोलिथिक एज होती है इसमें, मतलब जो प्रिमिटिव मैन रहते हैं वो हंटर गैदरर्स करने लगते हैं।
हंटर मतलब शिकार करते हैं, गैदर मतलब इकट्ठा करना, कि वो चीज़ों को अब एक तरह से रखने लगे एक जगह पे। जैसे हम सोसाइटी बना कर रहते हैं और अपना महीने का राशन घर पे कलेक्ट करके रख लेते हैं, बार बार हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है बाज़ार। ऐसे ही सिमिलरली वो क्या थे, हंटर गैदरर बन गए थे जो अपनी चीज़ों को एक साथ रखते थे। यूज़ ऑफ स्टोन टूल, हाउ दे आर यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे तब मेटल की डिस्कवरी हुई नहीं थी, तो वो स्टोन टूल का यूज़ करते थे क्या करने के लिए, डैगिंग करने के लिए, हंटिंग करने के लिए। ओके, और हम इसमें क्या समझेंगे, एक हम समझेंगे पैलियोलिथिक, उसके बाद आएगा मीसोलिथिक, ट्रांजिशन टू फूड प्रोडक्शन। अब इसमें फूड प्रोडक्शन कैसे होने लगा ये समझेंगे हम। मीसोलिथिक साइड समझेंगे, नियोलिथिक एंड द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, मतलब ये क्या है, प्री हिस्टोरिक एज के टाइम पीरियड हैं ये। पैलियोलिथिक में इंसान क्या करते थे, मतलब जो प्रीमिटिव मैन, मीसोलिथिक में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ और न्यूलिथिक में किस तरीके से डेवलप हुआ। जैसे फार्मिंग होने लगी, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, डेमोस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कैसे प्लांट एनिमल ग्रो हुए। हड़प्पा एंड कंटेम्प्रेरी कल्चर्स, हड़प्पा को पढ़ेंगे और कंटेम्प्रेरी कल्चर जो अपने इंडिया से लेट करके, और मेसोपोटामियन, इजिप्शियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन मतलब जो कहते हैं कि इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है, इन विच द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, मतलब कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिमिलरली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे इजिप्ट के पिरामिड आपने देखे हुए हैं, चाइनीज सिविलाइजेशन। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टेड बुक बनाई हुई है ये, जो कि एनईपी को फॉलो कर रही है। ओके, चैप्टर 5 आपका किससे रहेगा, स्टेट एंड सोसाइटी से रहेगा आपका। ये भी मोस्टली हिस्ट्री से कवर कर रहा है, जिसमें वैदिक एजेस रहेंगी, ज्योग्राफी, टैक्स, रिचुअल, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल ऑर्डर, ये सब रहेंगे। हेरिटेज वगैरह, हमारे जो ताजमहल हैं ये सब हमारे हेरिटेज हैं, तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सिमिलरली चैप्टर 6 में आ जाएगा आपका सिविक्स, सिविक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यू नो अबाउट ऑलरेडी, डेमोक्रेसी मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द वर्ल्ड, ये सब हम इस चीज़ में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आएगा 7 चैप्टर आपका रहेगा 9 आवर का पोर्सन है ये रहेगा आपका, किससे, इलेक्शन से रिलेटेड। तो आप जानते हो कि हमारे इंडिया में इलेक्शन कमीशन है, वो इलेक्शन करवाती है, और स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन रहती है। इसका हाईएस्ट कौन रहता है, इलेक्शन कमीशन रहता है इसका हाईएस्ट। ओके, इलेक्शन में देखिए फैक्टर ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ इलेक्शन, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं इलेक्शन की, क्या क्या फैक्टर होते हैं जो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इलेक्शन सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम क्या क्या होता है, डेक्लाइनेशन कमीशंस क्या होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल, इलेक्शन कमीशन जो रहता है इंडिया का, उसका क्या रोल रहता है। कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी मतलब अपने अपने एरिया, जैसे आपकी कंसिस्टेंसी है, वहाँ का एक एमएलए होता है और वहाँ का एक एमपी होता है। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्ट्रोलर रोल्स क्या रहती हैं, इनुमरेटर्स क्या रहते हैं, ये सब इसमें समझेंगे। पार्टी सिस्टम इन इंडिया, पार्टी से आप जानते ही हो वो वाली पार्टी नहीं, पार्टी जैसे बीजेपी है, कांग्रेस, ये सब। और इसमें हम ये सब समझेंगे लर्निंग आउटकम में कि हाउ इलेक्शन इन्फ्लुएंस पीपल एंड आवर कंट्री। ओके, नेक्स्ट 8 बिल्डिंग ब्लॉक इन इकोनॉमिक, ये इकोनॉमी कराएगा। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स, मतलब जो हमारे रिसोर्स हैं, रिसोर्स कौन कौन से, जैसे रिसोर्स एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज एंड सेटिस्फाई आवर नीड इज़ अ रिसोर्स। ये सब रिसोर्स होते हैं जिनका हम हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं। तो वो कैसे उनकी स्कैरसिटी हो रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द नीड ऑफ मेकिंग चॉइस। ये अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी हैं, क्या कॉस्ट है उनकी, व्हाट डू इकोनॉमिस्ट डू, इकोनॉमिस्ट क्या कर रहे हैं इस सेक्टर में, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। लर्निंग आउटकम में क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्कैरसिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन एवरीडे लाइफ एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, ये सब पढ़ लेंगे। अब इसमें देखो व्हाट डू प्रोड्यूस, इसी का टॉपिक है ये, किसका, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक। व्हाट डू प्रोड्यूस, क्या हम प्रोड्यूस करें, हाउ डू प्रोड्यूस एंड फॉर होम प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें। डिफरेंस बिटवीन मार्केट, सेंट्रली प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, इनमें हम डिफरेंस समझेंगे। और एक व्हाट इज ए वेलफेयर इकोनॉमी, और एक वेलफेयर इकोनॉमी क्या होती है। तो
इकोनॉमी की पर्सपेक्टिव से ये एक अच्छा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे लर्निंग आउटकम होने वाले हैं। ओके, 9 चैप्टर क्या है, द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, ये भी इकोनॉमी से रिलेट करता है और 8 आवर का चैप्टर है। तो देखो इसमें हम क्या समझने वाले हैं, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, जैसे आपको पता है कि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो हमें सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, और अगर डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम करनी पड़ेगी। तो रेट भी इसी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप मार्केट गए तो वहाँ पे जो ऑनियन है, प्याज, उसकी रेट बढ़ रही है, तो मतलब डिमांड ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं सप्लाई कम हो रही होगी, समझिए ना। इसलिए तो डिमांड ज़्यादा है, रेट ज़्यादा हो गई। और अगर सप्लाई बढ़ गई, बहुत ज़्यादा मार्केट में डली डली फिर रही है कोई भी ऑब्जेक्ट, ऑनियन से मतलब नहीं है, तो उसकी रेट कम हो जाएगी। तो ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। रियल वर्ल्ड डेविएशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक थ्योरी सच एस इन केस ऑफ नेसेसिटीज, लग्जरी गुड्स, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सम रिलेटेड कॉन्सेप्ट, प्राइस, सेलिंग, मार्केट, ओके, ये सब इसमें पढ़ेंगे। मतलब जो इकोनॉमी से रिलेटेड रहेगा, पब्लिक गुड्स सब। तो ये था आपका पार्ट फर्स्ट। अब हम देखते हैं, तो ये था हमारी बुक का पार्ट फर्स्ट एसएसटी की। अब देखते हैं हम पार्ट टू। तो पार्ट टू के लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पार्ट टू में क्या है। तो अभी आप सिर्फ पार्ट वन पर ही फोकस करें, पार्ट टू में आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।